नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग टेस्ट दूसरे का पार्ट दूसरा देखेंगे। हम लोगों ने टेस्ट दूसरे का पार्ट पहला कंप्लीट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। 51वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ALUAV कहा जाता है, को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किसके साथ एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। यानी भारत ने अमेरिका के साथ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए समझौता किया है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 279A यानी 279A से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा 101वां संविधान संशोधन। आइए जरा समझते हैं कि ये 101वां यानी 101 ये कौन सा संविधान संशोधन है और इसमें क्या प्रावधान है। तो ये जो 101वां संविधान संशोधन है ये 2016 से है। इसमें देश में एक नई कर व्यवस्था यानी वस्तु एवं सेवा कर, जिसको GST कहते हैं, इसके शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया और इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कहा गया 279A। इसके तहत राष्ट्रपति को GST परिषद के लिए गठन का अधिकार दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा 2016 में GST परिषद का गठन किया गया। परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में है और एक बात और याद रखिएगा कि केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव होते हैं। ठीक है, इतनी बात को आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। यानी 52 का सही जवाब हो जाएगा ए। 101वां संविधान संशोधन 279A से संबंधित है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53 देखिए, भारतीय संविधान में संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है? पहले ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये सूचियां 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। दूसरी बात कि जो संघ सूची है उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है और वर्तमान समय में संघ सूची में 98 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, 61 विषय हैं। अगर संवर्ती सूची को देखें तो संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसमें 52 विषय हैं। इस प्रकार 53 का सही जवाब होगा ए, 98 विषय। 54 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो आपका सही जवाब होगा 97वें संविधान संशोधन 2011 के अनुसार सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जब ये शब्द इस्तेमाल हुआ कि संवैधानिक दर्जा, इसका मतलब यह है कि किसी अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था हुई। तो हाँ, तो चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार में देखेंगे तो अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ग में अर्थात 19 के सब क्लॉज 1 के सी में इस बात की व्यवस्था की गई कि सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखें तो अनुच्छेद 43 के बी में यानी 43 के बी में इसकी व्यवस्था है। वहीं अगर हम भाग 9 के बी को देखें तो उसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें इसका शीर्षक रखा गया सहकारी समितियां और इसके अंतर्गत जो इस भाग में अनुच्छेद हैं वो 243 ZH से लेके 243 ZT तक है। ठीक है, यानी सहकारी समिति के लिए एक भाग भी है जो 9B है। इतनी बातें आपको सहकारी समिति के बारे में एक जगह याद रखनी होगी। 54 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, हाल ही में किस स्थान के लिए पराग कैलेंडर बनाया गया है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ के लिए पराग कैलेंडर बनाया गया, यानी 55 का सही जवाब होगा सी। किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल से इस पराग कैलेंडर को विकसित किया गया। ठीक है, और यह भारत के किसी भी शहर के लिए इस तरह का पहला प्रयास है, यानी 55 का सही जवाब होगा सी। 56 देखिए, यदि आप अनुच्छेद 1 को देखेंगे तो उसमें भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में दिया गया है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट के रूप में, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बी देखिए, अनुच्छेद 1 संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है, ये भी कथन सही है, यानी ये बी सही है, ए गलत हो गया। अब सी देखिए, 1954 से पहले चंद्रनगर एक फ्रांसीसी कन्क्लेव था, ये स्टेटमेंट सही है और याद रखिए इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया। डी देखिए, 1947 तक सिक्किम चोंग्याल द्वारा एक शासित एक भारतीय रियासत थी, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1947 तक सिक्किम एक चोंग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी। यदि हम सिक्किम के क्रम को देखें तो 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता जब समाप्त हुई तो सिक्किम ने भारत को एक संरक्षित मानने के लिए स्वीकारता दी और वो एक संरक्षित बन गया, यानी भारत सरकार ने सिक्किम की रक्षा, विदेश मामले और संचार संबंधित जिम्मेदारी ले ली और 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव की इच्छा ली और 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संसद ने सिक्किम को एक सह राज्य का मतलब क्या होता है? सह राज्य का मतलब सहयोगी राज्य का दर्जा दिया। यदि हम एक स्टेट और आगे बढ़े तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार वो 22वां राज्य बना और 371 च में सिक्किम को विशेष प्रावधान भी दिया गया है। इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 56 को 360 डिग्री में कंप्लीट किया और इसका सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, 57 किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को विभाजित किया? समझिएगा प्रश्न को। 57
यहाँ देखिए विकल्प भी बहुत क्लोज दिया है, समझिए। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इसके तहत SC/ST के लिए एक उच्च स्तरीय और बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। मैंने एक पर थोड़ा सा ज्यादा बल दिया, यानी इन दोनों के लिए एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। किसके द्वारा? 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा। लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया। क्या बना? अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा बना अनुसूचित जनजाति आयोग। एक बात यहां याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में है और अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के ए में इसका वर्णन दिया गया है और ये भाग 16 में है। ठीक है, इतनी बात आप यहां समझ गए, यानी अब आप क्लियर हो गया। 57 का सही जवाब क्या होगा? बी, क्योंकि ये विभाजित करने की बात कर रहा है। दूसरी बात कि अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है वो 2004 में अस्तित्व में आया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। इतनी बात को आपको याद रखना है, यानी 57 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए 58, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ति के संदर्भ में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक बात याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है। जैसा राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं वैसा करते हैं। दूसरी बात कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात जो अब यहां से महत्वपूर्ण हो रही है कि वो 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, या किसी उच्च न्यायालय में या कई उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 साल तक वो वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आपको यहां पर विकल्प बी आंसर हो जाएगा कि यहां पर यह करा है कि इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये योग्यता ही निर्धारित नहीं है, यानी 58 का सही जवाब हो जाएगा बी। बाकी हम लोगों के एक्सप्लेनेशन में आ गया है। अगला देखिए, संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा भाग 17। ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 राजभाषा से संबंधित है। और एक बात और याद रखिएगा, इस प्रावधान में 4 शीर्षों में विभाजित किया गया है। एक संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका की भाषा यानी कानून का पाठ्य, और विशेष निर्देश, यानी 59 का सही जवाब होगा विकल्प डी 17। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये संवहनी उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यानी 60 का सही जवाब होगा डी, यानी जो सतत विकास लक्ष्य 12 है उसका संबंध संवहनी उपयोग, उपभोग और उत्पादन से है। अब ये जो सस्टेनेबल लक्ष्य 12 है, इसमें 12 लक्ष्य कौन कौन से हैं इसको भी जरा ध्यान रखिए। हो सकता है कई बार पूछ दे कि ये लक्ष्य में शामिल है कि नहीं है। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवां है जेंडर इक्वालिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, और सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, और 11वां है सस्टेनेबल ड्यूटीज और सस्टेनेबल सिटीज है और कम्युनिटी। ठीक है, 12वां है रिक्वायर्डेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये 12 लक्ष्य जो हैं ये सतत विकास से संबंधित हैं, इनको याद रखिएगा। 60 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, कर वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, पहली बात तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसमें 132 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया और 2021 में भारत का स्थान 46वां है, यानी प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, करा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो पहले ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अभी आपने पढ़ा है कि इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 338 के ए में है। किस भाग में है? तो याद रखिएगा ये भाग किस में है? 16 में है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किसके अंतर्गत 338 के ए में आया, तो अभी आपने पढ़ा है कि 89वां संविधान संशोधन 2003। अब आइए मूल प्रश्न पे। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, यानी 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63, करा कि जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा कि जब संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना होता है तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं। आहूत का मतलब होता है बुलाना।
और अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, यानी 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। यहां यह भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे अध्यक्षता, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, ठीक है। अब ये तो होंगे ही, सभी लोग एक साथ तो कहीं चले नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। मतलब मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए किया। अगला देखिए, कह रहा है कि ये एक विषय दिए गए हैं और संबंधित अनुच्छेद से उसको देखना है कि कौन सा कोरिलेट नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 में यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। ये बिल्कुल सही है, यानी पहला सुमेलित है। अगला देखिए, कह रहा है कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए या आदेश या रीट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 पावर देता है। ये बात सही है। यहाँ एक अंतर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी आपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने आपसे बताया था कि मौलिक अधिकार को प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 से अधिकार है और हाई कोर्ट को 226 के तहत। एक बात याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय को थोड़ा सा यहाँ कुछ अतिरिक्त पावर है। कैसा अतिरिक्त पावर? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रीट जारी करने आदेश कर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अतिरिक्त पावर 226 के तहत उच्च न्यायालय को है, ठीक है। ये भी सुमेलित है। अगला देखिए, संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु, ये भी 246 के तहत प्राप्त है। ये भी सही है। डी में दिया है कि यह पूर्व संविधान के कानून को लागू करने से संबंधित है, अनुच्छेद 254। ये गलत है। अनुच्छेद 254 को अगर देखें तो अनुच्छेद 251 और 254 में केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य कानून पर हावी होगा और राज्य का कानून शून्य हो जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। अगर बात करें कि यह पूर्व संविधान के कानून लागू करने से संबंधित है तो वो उसके संबंध में अनुच्छेद 372 में व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी पूर्व संविधान कानून को लागू करने की व्यवस्था अनुच्छेद 372 में है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि अभ्यास समुद्र शक्ति में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जो समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास है ये किन देशों के बीच हुआ। तो आपका जवाब होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। फिर यह पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था, तो आप जवाब देंगे तीसरा संस्करण था। फिर यह पूछा जाए कि समुद्र शक्ति का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आप कहेंगे सुंडा जल डमरू मध्य में। अब बात आती है कि इसमें कौन से नौसेना जहाज गए थे। तो याद रखिएगा कि समुद्र शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने भाग लिया था। यहाँ विकल्प में आईएनएस कदमत का नाम दिया है, इसलिए 65 का सही जवाब होगा ए। लेकिन आप आईएनएस कदमत के साथ आईएनएस शिवालिक को भी याद रखेंगे। 65 का सही जवाब होगा ए। 66 देखिए, यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हैं और उनके प्रावधान हैं। ये सभी अनुच्छेद मौलिक अधिकार के तहत हैं और कल हमने मौलिक अधिकार पर डिटेल चर्चा की है और आपको ये बताया कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए जरा इसको देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है, यानी ए को आप एक के साथ। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी बी को आप दूसरे के साथ। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी सी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और वहीं 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी डी को आप तीसरे के साथ सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, यानी 66 का ए। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थापना के लिए मंडलवाद का है, ठीक है। अब आइए जरा समझते हैं कि ये मंडलवाद क्या है। मंडलवाद है 1992 में और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग की सूची में किसी भी वर्ग के नागरिक को शामिल न करने या अधिक शामिल करने या शामिल न करने की शिकायत की जांच के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय का गठन करना चाहिए। इसी के अनुपालन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीबीसी कहा जाता है, इसकी स्थापना तुरंत 1993 में कर दी गई, ठीक है। अब देखिए कोरिलेट करिएगा। 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जब मैंने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका मतलब किसी अनुच्छेद में व्यवस्था की गई, तो इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 338 के बी में की गई। अभी आपने अनुच्छेद 338 का ए पढ़ा, क्या पढ़ा था, उसमें एसटी आयोग था, और अनुच्छेद 338 में क्या पढ़ा था, एससी आयोग। अब समझ लीजिए अनुच्छेद 338 के बी में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप कोरिलेट करना जरूरी। जो लोग लगातार हमसे जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि कहीं पर भी अगर पूर्व से कुछ कोरिलेट है तो वो जरूर किया जाता है। अब याद रखिए कि इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और ये आयोग जो है ये राष्ट्रपति को अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, मंडल विवाद। अगला देखिए 68, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की है। इसको भी हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया है। आइए समझते हैं जरा। राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 153 में है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस अनुच्छेद 153 में एक परंतुक जोड़ा गया और परंतुक के द्वारा यह कहा गया कि किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये पूरी बात है। अब हम बात करें अगर, तो
जो राज्य है उनके लिए भाग 6 है और भाग 6 में 153 से 167 तक राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है। और याद रखिएगा, राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। और राज्य की जो कार्यकारिणी होती है उसके प्रमुख होते हैं कौन? राज्यपाल। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। 68 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जरा समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जरा अखिल भारतीय सेवाएं क्या है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों में के लिए समान है। यानी ये कह रहा है कि इन सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य दोनों जगह शीर्ष पदों पर पदासीन होते हैं। दूसरी बात कि वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी? भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम आईएएस कहते हैं, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा, जिसको आप आईपीएस कहते हैं, और भारतीय वन सेवा, जिसको आप आईएफएस कहते हैं। और अनुच्छेद 312 में संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं का निर्माण कर सकती है यदि का एक लगा दिया बैरियर, राज्यसभा यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित कर देती है कि ऐसा करना राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है। और राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित कैसे करेगी? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन इसमें होना आवश्यक है। अब आइए जरा कथन की जांच कर लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा यह घोषित कर दे, यानी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, यानी 2/3 मेजॉरिटी से चाहिए। यानी 69 में पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अपनी व्याख्या से ये पूरी बात क्लियर हो रही है। यानी 69 का सही जवाब क्या होगा? सी। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक का उद्देश्य नहीं था। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो 45वीं जीएसटी की बैठक सितंबर 2021 में हुई वो लखनऊ में संपन्न हुई। अब आइए जरा उद्देश्य में देख लेते हैं। जीएसटी के जो 45वीं बैठक थी उसमें पहला करा है दवाओं के लिए जीएसटी में छूट का विस्तार। तो ये बात सही है, ये हुआ था। यानी जो कोविड-19 के उपचार संबंधी दवाएं हैं उसमें जीएसटी में राहत दी गई। अगला है पेट्रोल डीजल जीएसटी की सूची से बाहर, ये भी 45वीं बैठक में हुआ। अगला है फोर्टिफाइड चावल जीएसटी दर कम की गई। ये भी बात सही है कि जो एकीकृत बाल विकास योजना है उसके लिए फोर्टिफाइड चावल की जीएसटी की दर जो है 18% से घटाकर 5% कर दी। अगला करा है खाद्य वितरण ऐप्स पर कोई जीएसटी संग्रह नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है, ये कोई भी सही कर देगा। क्योंकि आप इसका व्यवहारिक समझ लीजिए कि जब आप स्विगी और जोमेटो से अब मंगाते हैं कोई भी फूड या कोई भी सामान, तो आप देखते हैं उस पर जीएसटी चार्ज हो जाता है। ये इसी 45वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि खाद्य और वितरण कोई भी ऐप्स हो जैसे स्विगी या जोमेटो, उसको जीएसटी का भुगतान करना होगा। ठीक है, यानी 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा एक और फैसला हुआ, क्या कि दर को युक्ति संगत बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह भी स्टैब्लिश किया जाएगा। अभी आपने जीएसटी के बारे में ये समझा है कि 279A में इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके जरिए जीएसटी परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और एक बात और याद रखिएगा कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो होते हैं वो सदस्य के तौर पर होते हैं। 70 का सही जवाब होगा डी। 71 देख लीजिए, किस दिन विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि 2021 में इसकी थीम क्या थी 22 सितंबर को? तो कीप द 5 अलाइव। कीप द 5 अलाइव। यहाँ 5 शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जो गैंडा या राइनो है इनकी सभी 5 प्रजातियों को के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। यानी आईयूसीएन ने सभी 5 गैंडे को एक वर्गीकृत भी किया। कौन कौन सा? व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, एक सिंगी गैंडा, जावा के राइनो, सुमात्रान राइनो। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंगी जो गैंडे होते हैं ये भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक सिंगी गैंडे हैं वो सर्वाधिक संख्या में भारत में पाए जाते हैं। और भारत में भी असम में एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर 90% इनकी संख्या है। और अगर हम बात करें कि एक सिंगी गैंडे को आईयूसीएन ने किस कैटेगरी में रखा है, तो ये रेड लिस्ट में सुभेद्य की कैटेगरी में रखा गया एक सिंगी गैंडा। और याद रखिएगा भारत में जो वन्य जीव संरक्षण है उसके लिए अधिनियम 1972 है। और एक बात और याद रखिएगा कि एक सिंगी गैंडे के संरक्षण के लिए 2019 में एक राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति भी जारी की गई थी। इतनी बातों को आपको गैंडे के संबंध में याद रखना होगा। और दिवस कौन सा मनाया जा रहा है? 22 सितंबर को। 71 का ए विकल्प। अगला देखिए 72 कह भारत के प्रवासी नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं। वे नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होते हैं। ये कथन सत्य है। दूसरा देखिए, यदि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाई तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा कि इनका पंजीकरण केंद्र सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इसके अतिरिक्त भी कई कारण हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि भारत के कार्ड धारक के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण धोखाबाजी या झूठा प्रतिनिधित्व या कोई तथ्य छुपाया गया तब भी रद्द कर दिया जाएगा। या मान लीजिए अगर किसी युद्ध के दौरान जिसमें युद्ध में भारत भी शामिल है और वो कार्ड धारक अवैध रूप से दुश्मन देश के साथ कोई संचार कर रहा है तब भी केंद्र सरकार उसका निरस्त कर देगी। दूसरी बात, यदि कोई भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक पंजीकरण के 5 साल के भीतर कम से कम 2 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा हो जाए तब भी केंद्र सरकार उसका पंजीकरण निरस्त कर देगी। इसके अलावा यदि कोई कार्ड धारक विदेशी नागरिक भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या किसी भी भारत के नागरिक आम जनता के लिए
किसी हित को प्रभावित करता है तब भी निरस्त कर दिया जाएगा, या भारत के कार्ड धारक नागरिक विदेशी नागरिक की शादी से संबंधित हो तब भी उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, यानी 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 73 देखिए, कराए मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइए जरा इसको देखते हैं। पहला दिया है कि वह राज्य की विधित यानी वो राज्य की विधित यानी इंग्लिश में इसको डी ज्यूरी कहते हैं के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। अगर विधित के रूप में देखा जाए तो राज्यपाल काम करते हैं, यानी डी ज्यूर का कार्यकारी किसके पास है? ये है राज्यपाल के पास, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, यानी कि और अगर मुख्यमंत्री के लिए बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री की बात की जाएगी ये वास्तविक तौर पे तो होते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि डी ज्यूर कार्यकारी के तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, यानी 73 का पहला गलत हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के संदर्भ में कह रहा है प्रश्न में। दूसरा कह रहा है कि वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कौन? मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है, ये कथन सही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद में एज ए सदस्य भाग लेते हैं, और इन दोनों परिषद यानी जो अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग, इन दोनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। और इन दोनों आयोगों में एज ए सदस्य भाग लेते हैं मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर मुख्यमंत्री होते हैं, और सेवाओं के जो राजनीतिक प्रमुख के बारे में देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। यानी 73 में पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, यानी आपका विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए 74, कर भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का उद्देश्य नहीं है। अब कौन सा उद्देश्य नहीं है? चलिए अब जरा देखा जाए तो पहले यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक सिफारिश की गई। किसके लिए? कि इनके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए, यानी विशेष अधिकारी के लिए। इस प्रकार 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका प्रबंध किया गया और भाग 17 में एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया, और 350 बी के अनुसरण में 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी का कार्यालय बनाया गया। इन बातों को आपको रिलेट कीजिए। 7वें संविधान संशोधन के जरिए, अभी आपने पढ़ा है कि 7वें संविधान संशोधन के जरिए एक काम और हुआ, राज्यपाल के परंतुक में एक बात जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल भी रहेगा। दोनों बातों को याद रखिएगा। अगली बात कि जो आयुक्त का कार्यालय है वो कहां पर है? ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बेलगाम कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, और जो केंद्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के माध्यम से अपनी रिपोर्ट देता है। ये भी बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये कह रहा है कि आयुक्त का उद्देश्य कह रहा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये उद्देश्य है। अगला, संविधान के तहत प्रदत्त सुरक्षा की प्रभावी क्रियान्वयन को सुरक्षित करना, यह भी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का उद्देश्य है। अगला है शिकायतों के संबंधित निवारण के लिए अभ्यावेदन का निवारण करना, यह भी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्य है। इसका मतलब 74 का डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, यानी कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एंड मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो आपका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकास संस्थान द्वारा। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकास संस्थान और एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। एक बात और याद रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकास संस्थान है ये लंदन में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। अब एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है इसकी बिंदु किस पे होती है? जैसे बढ़ती असमानता, बढ़ता प्रवासन, आधुनिक दास्ता या सुंदरबन की स्थिति, इन पर आधारित ये रिपोर्ट अपना जारी करता है। यानी 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए 76 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में इसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, वो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। और एक बात और याद करिएगा कि इसको आपने पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरिश के संविधान से उधार लिया गया भारत के द्वारा। और एक बात और इंटरेस्टिंग है कि आयरिश ने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। ठीक है, यानी 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगली बात देखिए 77 कह रहा है कि ये किसी का अभिप्राय है कि न्यायालय में सुनवाई के लिए कार्रवाई लाने का अधिकार अथवा न्यायालय को उसके सामने प्रकट करने की किसी विषय को संबोधित करता है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं हिंदी में अधिस्थिति और इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकस स्टैंडी। यानी अधिस्थिति यानी लोकस स्टैंडी का अभिप्राय होता है कि न्यायालय की सुनवाई के लिए कार्रवाई लाने का अधिकार है, या न्यायालय को उसके सामने प्रकट किसी विषय पर संबोधित करने का अधिकार अधिस्थिति और लोकस स्टैंडी के द्वारा प्राप्त होती है। 77 का सही जवाब होगा डी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2006 के 94वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बाहर रखा गया था, जिसके अनुसार आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा, जो अनुसूचित जातियों और जनजातीय पिछड़े वर्ग आयोग के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है। याद रखिएगा, इससे बिहार को बाहर रखा गया है, यानी 94वें संविधान संशोधन 2006 के तहत बिहार राज्य को बाहर रखा गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। ठीक है, यानी 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर मंत्री की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। दूसरी बात, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक तौर पर राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं। और अगर मंत्रियों के वेतन भत्तों की बात की जाए तो इसका निर्धारण विधानसभा द्वारा होता है। 78 का सही जवाब होगा सी। ये आपने मंत्रियों के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी ले ली। अगला प्रश्न है 79। यहाँ पर दो सूची दी है, उसको सुमेलित करना है। पहला दिया है राजगामी। राजगामी का मतलब ये होता है कि उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार को ही कहते हैं राजगामी, यानी ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला दिया है व्यपगत। व्यपगत का अर्थ होता है कि उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति। ठीक है, यानी बी को आप पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। वहीं अगर हम कहें स्वामी विहीन, तो स्वामी विहीन का मतलब होता है बिना मालिकाना हक के कोई संपत्ति, यानी सी को आप तीसरे के साथ। क्षमा का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को सभी प्रकार के दंडों से मुक्त करना, यानी डी को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार 79 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से हल्दी की एक नई किस्म पाई गई है, वो कौन सी है, तो जो हल्दी की नई किस्म पाई गई है उसका नाम है केसरी। ठीक है, और अगर हल्दी की कुछ और किस्म के बारे में बात कर दी जाए तो ये अगर आपसे कहे कि CIM पीतांबर, तो ये भी हल्दी से संबंधित है, लेकिन अगर नई किस्म पूछे तो आपका जवाब होगा केसरी। और एक बात और याद रखिएगा, ये कहाँ पर पाई गई, तो उड़ीसा के नवरंगपुर में इस हल्दी की एक नई प्रजाति को खोजा गया। ठीक है, इस प्रकार 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा, केसरी। ठीक है, अगला देखिए, करा कि 81वां, करा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य में उपचारित सीवरेज को पुनः उपयोग करना सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा हरियाणा, यानी 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए सही हो जाएगा 81 का। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं जिसको आपको याद रखना होगा कि ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CPCB। ठीक है, इसका जो गठन है ये जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 के द्वारा सितंबर 1974 में किया गया। इस प्रकार ये कैसी संस्था है, वैधानिक संस्था है। दूसरी बात, यदि हम देश में कुल स्थापित क्षमता के 60% को देखें तो ये 5 राज्य में हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक। ठीक है, जिसके द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो सीवेज अपशिष्ट है उसके उपचार करने की व्यवस्था इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित नहीं है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो उपचारित कुल सीवरेज में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जो उपचारित सीवेज है उसके पुनः प्रयोग में सबसे अधिक कौन है, तो वो हरियाणा नंबर 1 पे है। इसके बाद पुदुचेरी है, उसके बाद दिल्ली है और फिर चंडीगढ़। और ये पुनः उपचारित सीवरेज का मतलब क्या है कि इस पानी को बागवानी में, सिंचाई में, धुलाई में, यानी सड़क, वाहन और ट्रेन की धुलाई में, अग्निशमन में, औद्योगिक शीतलन में, इसमें पुनः उपयोग में के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे है। ठीक है, 81 का ए, यानी इन दोनों को अंतर समझिएगा। 82 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी की जो विचारधारा थी उसके मूल में क्या था, उसके मूल में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था, यानी आप 82 के ए विकल्प को ही सही कर देंगे। ठीक है, उन्होंने व्यक्तिगत और सहयोग के द्वारा कुटीर उद्योग पर बढ़ावा देने की बात की गई थी। ठीक है, अब यहाँ 82 का विकल्प ए सही है। अब इसके अलावा जरा देखा जाए कि कहाँ पर गांधी जी की विचारधारा और इंप्लीमेंट होती है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात है ये संविधान में अनुच्छेद 43 में इसका प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आप अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात करते हैं जो गांधी जी की विचारधारा से मिलती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, उनकी स्वायत्तता के बारे में बात की गई है, ये भी गांधी जी से विचारधारा से मैच करती है। इसके अतिरिक्त आप अनुच्छेद 46 देख लीजिए, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है, सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने की बात की गई है, ये भी गांधी जी की विचारधारा से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 47 में नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन पर रोक की बात की गई है, ये भी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है।
और अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध को रोकने की बात की गई। ये भी किससे संबंधित है? गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 43 में है। अगला देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के कथनों के बारे में कुछ कथन है, उसको जरा देख लीजिए। पहला कह रहा है कि वह व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। ये कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ एक बात ये समझ लीजिएगा कि वो व्यापार सलाहकार समिति के साथ साथ नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति की भी अध्यक्षता करते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, सदन भंग होने पर भी पदासीन रहते हैं। ये भी बात सही है कि जब विधानसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष पिछली विधानसभा के विघटन के बाद जो नवगठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं, वो खाली नहीं करते हैं। यानी 83 में पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जरा विधानसभा अध्यक्ष के कुछ और बातों को ध्यान दीजिए, जैसे अनुच्छेद 178 में इनके पद के प्रावधान किया गया, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और 3 दोनों सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो याद रखिएगा कि यह पढ़ चुके हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग अनुच्छेद 148 में दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आइए जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये बात सही है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। ये जनता के धन का संरक्षण करते हैं। और अभी आपने पढ़ा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और हटाया जाता है। ये भी बात सही है। और एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति तो होती है, और उनको हटाने की जहां तक बात है, ये इनको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी दूसरा विकल्प भी सही है। कह रहा है कि वह भारत के आकस्मिकता और संचित निधि दोनों खातों की लेखा परीक्षा करते हैं। ये भी कथन सही है। अगला है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक व्यय आदि संसद पर भारित होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनकी ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। एक बात और याद रखिएगा कि जो सीएजी है वो अपनी राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी? एक तो विनियोग खातों से संबंधित, दूसरी वित्तीय विवरणों पर आधारित, और एक होती है सार्वजनिक उपक्रमों पर आधारित रिपोर्ट। यानी 3 प्रकार की रिपोर्ट देते हैं। इस प्रकार आपने कैग को बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। 84 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा नहीं है? याद रखिएगा ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड के प्रदर्शनी मॉडल में अवलोकन करने पहुंचे कौन? भारत के प्रधानमंत्री। और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने 2018 में लखनऊ में जब यूपी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी तो इसकी घोषणा की थी, ठीक है। अब जरा आ जाइए कि देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और इनमें से कौन नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें 6 नोट्स बनाए गए, जिसमें कौन कौन है? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। यानी प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें प्रयागराज जो है इसमें शामिल नहीं है, यानी 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको यूपीडा कहते हैं, इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। यानी 85 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका 86 का जवाब होगा 33 अन्य न्यायाधीश। ये कुल संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश की होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। याद रखिएगा 2019 में केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश सहित जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वो 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई थी। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को होगा। और अगर संविधान में देखा जाए तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसके कार्यक्षेत्र, उसकी शक्तियां, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 87 देखिए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर कौन आसीन है? तो आपका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति, यानी 87 का सही जवाब होगा सी। याद रखिएगा कि भारत में जो सर्वोच्च पद पर है वो है राष्ट्रपति और दूसरे पद नंबर पर कौन है? उपराष्ट्रपति, सी। अगला देखिए, कह रहा है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो परमाणु कमान प्राधिकरण है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कहते हैं, ये इसमें एक राजनीतिक परिषद होती है और एक कार्यकारी परिषद होती है। जो राजनीतिक परिषद होती है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और ये एकमात्र निकाय है जो परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हमने अभी आपसे कहा एक कार्यकारी परिषद होती है, इसकी अध्यक्षता पूछे कौन करते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, जो अजीत डोभाल इस समय है। ये इनका काम क्या है? इनका काम है कि परमाणु कमान प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए इनपुट प्रदान करना, और राजनीतिक परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं द्वारा दिए गए निर्देशों को निष्पादित करना।
भारतीय परमाणु सिद्धांत जो है 2003 में इस सिद्धांत को अपनाया गया था। इतनी बातों को आपको निश्चित तौर पर याद करना होगा, तब जाके ये प्रश्न 360 डिग्री में कंप्लीट होगा। 88 का सही जवाब होगा ए, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता पूछ रहा है। अगला देखिए 89, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से किस निर्देश को जोड़ा गया था। अब चलिए देखते हैं। पहला करा है बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु अवसर सुनिश्चित करना, जो अनुच्छेद 39 में है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जो अनुच्छेद 39A में है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जो अनुच्छेद 43 के ए में है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता को कम करना, ये अनुच्छेद 38 में है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया था। एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक चीज और ऐड की गई, अनुच्छेद 48 का ए, जिसके अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना, साथ ही साथ वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना शामिल है। यानी इतनी बातें, यानी अनुच्छेद 39, 39A, 43A और 48A, ये सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 38वां अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, यानी आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए, करेक्ट किस मंत्रालय के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क का संवर्धन शुरू किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क संवर्धन शुरू किया गया। 90 का सही जवाब होगा बी। 91 देखिए, हाल ही में दार्जिलिंग से भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से एक नई प्रजाति खोजी गई, वो कौन सी नई प्रजाति है, तो याद रखिएगा जंगली केला। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि ये जो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण है, ये इसको कहते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी BSI। इसने एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत की 2020 में प्लांट डिस्कवरी के नाम से, जिसमें 267 नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। देश में 28% जो पौधे हैं वो स्थानिक हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत जैविक विविधता कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है, ठीक है, कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है। अब यहाँ पर प्रश्न 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि दार्जिलिंग में जो नई प्रजाति खोजी गई ये है जंगली केला की। याद रखिएगा जो जंगली केला है इसको मूसा प्रधानी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कहीं मूसा प्रधानी या जंगली केला का है तो आप उसको सही दार्जिलिंग से कोरिलेट करेंगे। इसके अलावा बालसम की 9 नई प्रजातियां भी खोजी गई, कहाँ से, दार्जिलिंग से। यानी दार्जिलिंग से 2 चीज, बालसम की 9 प्रजातियां और जंगली केला यानी मूसा प्रधानी की 1 जाति, यानी 91 का सही जवाब ए होगा। इसी के साथ ही साथ कोयम्बटूर से जंगली जामुन की भी एक प्रजाति खोजी गई। यानी अगर पूछ दे कि कोयम्बटूर से क्या खोजी गई तो आप कह देंगे जंगली जामुन। अगर उड़ीसा से पूछा जाए तो फर्न प्रजाति कंधमाल खोजा गया, ठीक है। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। और जो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण है इसकी स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत की गई और ये 1890 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये बात याद रखिएगा। और इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसका मुख्यालय याद रखिएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए, करा 92, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा संविधान में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कोई प्रावधान नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। यानी सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं इनका कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। और ये एजी और ये काम क्या करते हैं, ये एजी को उनकी विधिक अधिकारिता जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायता करते हैं। अब ये एजी का जिक्र हो गया, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है यानी महान्यायवादी, इनका काम जो होता है ये अनुच्छेद 76 में निर्धारित है, ठीक है। और भारत के महान्यायवादी जो एजी हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और वो राष्ट्रपति महोदय के ही द्वारा प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहते हैं। और अगर उनको इस्तीफा देना होगा तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे। दूसरी बात एजी के बारे में यह याद रखिए कि इनका कोई वेतन निर्धारित नहीं है, इनका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर इनके कर्तव्य के बारे में बात किया जाए तो ऐसा कोई भी कानूनी मामला जिसमें भारत सरकार को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं उसमें ये सलाह देते हैं भारत सरकार को। दूसरी बात कि भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं और भारत सरकार का अपना पक्ष रखते हैं, कौन, एजी महोदय। अगली बात एक और याद रखिएगा कि जो प्रश्न में पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदनों की में या संयुक्त बैठक में या संसद की किसी भी समिति में कार्रवाई में ये बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट देने के लिए अधिकार नहीं है। यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार 92 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए 93, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए कह रहा है कि पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित करते हैं, तो ये विकल्प आपका सही है। प्रत्येक उच्च न्यायालय, ठीक है, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं, एक बात। दूसरी बात कि संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता है, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है, ये भी बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% मासिक वेतन पाने का हकदार है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है।
एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं या जो विशेषाधिकार अवकाश हैं या पेंशन है, ये समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, यानी 93 का सही जवाब होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए 94, करा निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए कि जो नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर स्टैब्लिश हुआ। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और नीति आयोग का एक होता है मार्गदर्शक करने वाला सिद्धांत और एक होता है इसका कार्य। यहाँ पूछ रहा है कि नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो अगर इसके मार्गदर्शक सिद्धांत में देखें तो अंत्योदय है, समावेशन है, गांव है, जनसांख्यिकी लाभांश है, लोगों की भागीदारी है, शासन है, स्थिरता है, ये सभी नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसमें कौन शामिल नहीं है इसमें प्रश्न में, तो 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, निगरानी और मूल्यांकन। ये नीति आयोग का कार्य है, यानी नीति आयोग के कार्य क्या हैं, तो 4 महत्वपूर्ण कार्य डिजाइन किए गए हैं। पहला है डिजाइन नीति और कार्यक्रम ढांचा, यानी नीति को डिजाइन करना और कार्यक्रम का ढांचा बनाना। दूसरा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये नीति आयोग का कार्य है। निगरानी और मूल्यांकन करना नीति आयोग का कार्य है, न कि उसका मार्गदर्शक सिद्धांत। अगला है थिंक टैंक और नॉलेज और इनोवेशन हब, ये भी नीति आयोग का कार्य है, यानी 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। एक बात और याद रखिएगा, नीति आयोग के संबंध में एक करंट में नया डेवलपमेंट हुआ है। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह पर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे, ये बात अपडेट कर लीजिए। 94 का डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुरंग के माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क सुनिश्चित होने की उम्मीद है, तो 95 का सही जवाब होगा विकल्प बी, सेला सुरंग के माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क स्टैब्लिश होगा। 95 का सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 96 देखिए, करा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास। याद रखिएगा कि जब राज्यों के मामले में राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श से यह अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति या जनजाति को शामिल या बहिष्कृत करना केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है, यानी यहाँ पर 96 का सही जवाब होगा डी। याद रखिएगा जो SC, ST या OBC वर्ग या आंग्ल भारतीयों के लिए जो विशेष प्रावधान है, इनको समानता और न्याय के उद्देश्य को साकार करने के लिए किया गया। इसके लिए भाग 16 में अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 ए के तहत विधानमंडल में आरक्षण, विधानमंडल में विशेष प्रतिनिधित्व, सेवाओं और पदों में आरक्षण, शैक्षिक अनुदान, राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति और जांच आयोग की नियुक्ति का प्रावधान भी किया जाता है, यानी 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा जब मैं मौलिक कर्तव्य डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10, लेकिन एक जोड़ा गया, कौन सा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। वो उसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए माता पिता या उनके गार्जियन को उनके शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये उनका कर्तव्य निर्धारित किया गया। याद रखिएगा अगर हम मौलिक कर्तव्य के बारे में रिकॉल कर दें तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का ए है। और अगर ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया तो आपका जवाब होगा सोवियत संघ से। ठीक है, यानी 97 का सही जवाब क्या दिख रहा है, डी यहाँ आंसर सही होगा। ठीक है, 98 देखिए, सत्यमेव जयते को भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य रूप में कब अपनाया गया, तो आपका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 98 का सही जवाब होगा ए। अगर ये पूछा जाए कि ये कहां से लिया गया सत्यमेव जयते तो आपका जवाब होगा मुंडकोपनिषद से, 98 का ए। 99 देखिए, करें निम्नलिखित में से किस प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अगर हम बात करें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना या सर्वोच्च न्यायालय पर अधिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करना, यह साधारण बहुमत के संशोधन द्वारा किया जाता है। इसका मतलब 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, यानी 2 और 3 जो है ये नए राज्यों का प्रवेश और उच्चतम न्यायालय की अधिक अधिकारिता, ये साधारण बहुमत से। वहीं अगर बात की जाए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति को, तो वहां पर आप ले लेंगे किसको, राष्ट्रपति के चुनाव और उनके तरीकों को। इसी साथ साथ जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जो GST परिषद है, वो उसका भी प्रावधान संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से होता है। ठीक है, यानी 99 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए 100, कराए कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक प्रदेश घोषित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप इस तरह का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पूर्व में 2016 में सिक्किम भारत का राज्य में पहला जैविक राज्य बन गया था। ठीक है, इस बात को यहां पर याद रखिएगा। यानी प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब होगा ए। इस प्रकार हम लोगों ने दूसरे टेस्ट के दूसरे भाग को भी कंप्लीट कर लिया। निश्चित तौर पर आपने पूर्व के जितने भी टेस्ट के भाग हैं उसको कर लिया होगा। अगर नहीं किसी कारणवश हो पाया तो प्लेलिस्ट में जाके उसको जल्द से जल्द कवर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।